तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है, ड्राइडन की व्यवहारिक समीक्षा के सूत्र एवं तुलनात्मकता पर अपना मंतव्य प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए, सबसे पहले भूमिका में लिखेंगे कि जॉन ड्राइडन, जो कि 1631 से लेकर 1700 ईस्वी तक इनका जीवन काल था, अंग्रेजी साहित्य में आधुनिक आलोचना का जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी काव्यालोचना को एक व्यवहारिक और तुलनात्मक रूप प्रदान किया। उनकी रचना जो है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, ठीक है, जो कि 1668 में अंग्रेजी आलोचना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। इसमें ड्राइडन ने न केवल अपने समय के प्रमुख काव्य एवं नाटककारों के काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण की विवेचना की है, बल्कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में तुलनात्मक समीक्षा की परंपरा का भी श्री गणेश किया है। ठीक है, तो मुख्य जो उत्तर है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आलोचना का व्यवहारिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो ड्राइडन की आलोचना किसी सिद्धांत या नियम तक सीमित नहीं है। ड्राइडन की जो आलोचना है वो किसी नियम से मतलब नियम तक जाकर खत्म नहीं होती है। उन्होंने काव्य और नाटक का विश्लेषण करते समय व्यवहारिक उदाहरणों का सहारा लिया। शुद्ध तात्विक चर्चा से बचकर उन्होंने वास्तविक रचनाओं की समीक्षा की। मतलब अल्टीमेटली जितने भी लेखक या फिर कवि हैं, उन्होंने सच्चाई को ही उजागर करने की बात कही है। ठीक है, उन्होंने दिखावे से दूर रहने की बात की। दूसरा नंबर है जीवनगत यथार्थ पर बल। देखिए, ड्राइडन के अनुसार काव्य अथवा नाटक में जो जीवन का प्रतिबिंब होना चाहिए। कलाकृति में मनुष्य के स्वभाव, व्यवहार और भावनाओं का यथार्थ चित्रण अनिवार्य है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, द इमिटेशन ऑफ लाइफ इज द एम ऑफ पोएट्री। मतलब जीवन का नकल करना ही पोएट्री का एम है, लक्ष्य है। ठीक है, तीसरा नंबर बिंदु है यूनानी, रोमन एवं फ्रांसीसी साहित्य का तुलनात्मक विवेचन किया इन्होंने। तो इसके इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि ड्राइडन ने प्राचीन ग्रीक रोमन साहित्य, जो कि फ्रांसीसी साहित्य परंपरा, फ्रांसीसी शास्त्रीय परंपरा और अंग्रेजी साहित्य की तुलना करते हुए उनकी विशेषताओं और कमियों का विश्लेषण किया। मतलब जितने भी ड्राइडन ने क्या किया, प्राचीन रोमन ग्रीक साहित्य जो था, फ्रांसीसी जो शास्त्रीय परंपरा रही और अंग्रेजी जो साहित्य है, सबका इन्होंने तुलना किया और उसकी विशेषताओं को निकाल कर उनमें उनकी जो कमियां थी उसकी विश्लेषण किया। इससे आलोचना में तुलनात्मक दृष्टि का विकास हुआ। ठीक है, चौथा नंबर बिंदु है यूनानियों की श्रेष्ठता स्वीकार। मतलब ड्राइडन ने यूनानी नाटककारों की कलात्मक शुद्धता, संयम और रूपात्मक सौंदर्य को ही इन्होंने श्रेष्ठ माना। विशेष रूप से सोफोक्लस और यूरिपिडीज के कार्य को आदर्श बताया इन्होंने। पांचवा नंबर है फ्रांसीसी नाटकों में संयम एवं मर्यादा की प्रशंसा। देखिए, उन्होंने कोर्नेले और रेसिन जैसे फ्रांसीसी नाटककारों की संरचना, निष्ठा, कलात्मक अनुशासन और तीनों एक के नियम, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन के पालन को भी इन्होंने सराहना किया। ठीक है, छठा नंबर बिंदु है अंग्रेजी नाटक की स्वतंत्रता की रक्षा। मतलब ड्राइडन ने शेक्सपियर, जॉनसन आदि जो अंग्रेजी नाटककार थे, उनकी स्वाभाविकता, संवाद की जीवंतता, चरित्र की विविधता और मनोवैज्ञानिक गहराई की प्रशंसा करते हुए अंग्रेजी नाटक की स्वतंत्रता का समर्थन किया। मतलब अंग्रेजी नाटककार में जितने भी लेखक हैं, जो कि शेक्सपियर, जॉनसन, इनके सभी की जो संवाद में जो जीवंतता दिखाई देती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे सामने से ही कोई व्यक्ति जो है वो बोल रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके रचनाओं में देखने को मिलता है और इन्होंने क्या किया, इसकी प्रशंसा भी की। तो अंग्रेजी नाटक की स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनके अनुसार जो है शेक्सपियर वाज द होमर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, सातवां नंबर बिंदु है त्रुटियों के साथ गुणों को स्वीकार करने की उदारता। मतलब ड्राइडन का आलोचक जो मन दोष देखने के साथ साथ गुणों को भी मूल्यांकन करता है। ड्राइडन का जो आलोचक मन है, मतलब आलोचना के तो फादर कहे जाते हैं, तो इनका आलोचक जो मन है वो दोष देखने के साथ साथ क्या देखता है, गुणों को भी मूल्यांकन करता है। उन्होंने शेक्सपियर की असंगतियों को स्वीकार करते हुए भी उनकी सृजनशीलता की मुक्त कंठ से सराहना की। मतलब शेक्सपियर की जो गलतियाँ इनको नज़र आई, उसके बाद शेक्सपियर की जो सृजनात्मकता थी, मतलब क्रिएटिविटी जो थी, उसकी भी इन्होंने बहुत तारीफ की। ठीक है, आठवां नंबर है आलोचना में तुलनात्मक का सूत्र
पाथ, मतलब ड्राइडन से पूर्व आलोचना सामान्यतः शास्त्रीय नियमों तक सीमित थी। मतलब ड्राइडन ने जब जन्म लिया उससे पहले जो आलोचना हुआ करती थी वो नियम के बाहर नहीं थी, नियम के भीतर ही रहा करती थी। ड्राइडन ने विभिन्न परंपराओं के साहित्य की तुलना कर यह बताया कि प्रत्येक परंपरा में भिन्न भिन्न विशेषताएं होती है, इससे आलोचना का परिप्रेक्ष्य व्यापक हुआ। ड्राइडन ने क्या किया, अलग अलग परंपराओं का साहित्य की तुलना की और यह बताया कि भिन्न भिन्न जो परंपराएं हैं उसकी अलग अलग विशेषताएं भी हैं। ठीक है, इससे आलोचना का जो परिप्रेक्ष्य था, जो एरिया था, वो थोड़ा बड़ा हो गया। आलोचना में लचीलापन और मध्य मार्ग, मतलब ड्राइडन ने किसी एक मत या सिद्धांत का अंधानुकरण नहीं किया। मतलब ड्राइडन ने क्या किया, किसी एक मत, किसी के कही बात को या फिर सिद्धांत को उन्होंने आंखें बंद करके विश्वास नहीं किया। वे न तो शुद्ध शास्त्रीय परंपरा के पक्षधर बने और न ही पूर्णतः स्वच्छंदतावादी, बल्कि दोनों के गुणों को संबंधित दृष्टि से देखा। मतलब पूरी तरह से स्वच्छंदवादी भी नहीं बने और शास्त्रीय परंपरा को भी इन्होंने फॉलो नहीं किया, बल्कि दोनों को मिलाकर उनके गुणों को देखा। ठीक है, 10वां नंबर बिंदु है आधुनिक आलोचना की दिशा का निर्धारण। मतलब ड्राइडन की आलोचना ने आगे चलकर मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट, E.H.P. एब्राम्स आदि के व्यवहारिक और तुलनात्मक आलोचना दृष्टिकोण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मतलब जो ड्राइडन के आलोचना सिद्धांत था, उनके ड्राइडन के बाद आगे चलकर जो और भी राइटर हुए, लेखक हुए, निबंधकार हुए, नाटककार हुए, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट, ये सभी के सभी जो है, इन सब के लिए इन्होंने एक रास्ता खोल दिया। उनके द्वारा प्रतिपादित संतुलित आलोचना आज भी साहित्य आलोचना के लिए आदर्श मानी जाती है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग देखें तो ड्राइडन ने अंग्रेजी आलोचना को शास्त्रीय नियमों की जकड़न से मुक्त कर व्यवहारिकता और तुलनात्मकता का नया मार्ग दिखाया। उनके समीक्षात्मक दृष्टिकोण है उनमें संतुलन, निष्पक्षता, वस्तुपरकता और विवेकशीलता थी। उन्होंने न केवल अंग्रेजी साहित्य को बल्कि समस्त विश्व साहित्य को आलोचना की नई दृष्टि प्रदान की। इस कारण वे आज भी आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के पिता कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो ड्राइडन के व्यवहारिक समीक्षा का जो सूत्र था, तुलनात्मकता पर विचार कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया प्रश्न लेकर आएंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, तो जितनी भी वीडियो अपलोडेड हो रही है सभी के सभी आप लोग जून एग्जाम में मतलब देख कर जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।